Hello students, welcome to the physics class with Sujit sir. बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। और जो बच्चों इस नेक्स्ट ईयर 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको क्या करना है, इस वीडियो में कंप्लीट ये एक ही वीडियो में कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होगा। और इसके बाद और एक पार्ट बनाऊंगा जहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिया जाएगा। तो फिर ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आप पूरे तैयार हैं आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और जो बच्चे IIT JEE या फिर नीट देना चाहते हैं, उनके लिए और एक पार्ट होगा जहाँ पे JEE और नीट लेवल का क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स किया जाएगा। ये 3 पार्ट देखने के बाद आप नीट JEE के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर पे हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट, ये सभी चीज़ पढ़ने वाले हैं। और कुछ भी है यहाँ पे पॉइंट नहीं है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक करंट ये है क्या है? इन द प्रीवियस वीडियो in the chapter electrostatics we have studied that when we will study about a charge which is at rest, जो अगर एक चार्ज स्थिर अवस्था में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो फिर वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो चैप्टर क्या होता है? दैट विल कम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अगर एक चार्ज मोशन में है, मोशन में है, उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यू कैन सी ओवर हियर द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सेक्शन के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा उसे कहा जाएगा करंट। ठीक है। सो हियर I इज इक्वल टू, वी कैन राइट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, सो I इज इक्वल टू Q/T और dQ/dt। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। करंट कितने टाइप्स के हैं? हम करंट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट, और एक को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट में क्या होता है? स्टेडी करंट में क्या होता है? जो कि टाइम के अनुसार वेरी नहीं करता। वेरी मतलब चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है। सपोज व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। सपोज एक कंडक्टर के अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगर 5 सेकेंड के बाद भी वो 2 एम्पियर है, 6 सेकेंड के बाद भी 2 एम्पियर, जितने टाइम के बाद भी वो 2 एम्पियर ही करंट है, मतलब करंट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्टेडी करंट ऑफ डायरेक्ट करंट। ओके, डायरेक्ट करंट क्या है? ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? देखिए, आपकी गाड़ी, व्हीकल या फिर ट्रक, बाइक, ये सभी में हॉर्न या सेल्फ स्टार्ट या फिर इंडिकेटर, जो भी काम होता है करंट की वजह से होता है। और वो करंट कहाँ से आता है? बैटरी से। और वो बैटरी से जो करंट निकलता है उसे कहते हैं हम स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट। और एक बच्चों, तुम लोग देखे होंगे कि तुम्हारे घर के अंदर भी कुछ जो भी चीज़ चल रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये सब जो भी है, लाइट, वॉल्व, ग्राइंडर, फ्रीज, ये सभी जो चल रहे हैं वो भी करंट की वजह से चल रहे हैं। वहीं पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? अल्टरनेटिंग करंट। 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हम कहाँ से पाते हैं? बैटरी से। और एक करंट क्या है? जो भी करंट हमारे घर के अंदर है वो सभी अल्टरनेटिंग करंट है। तो फिर अल्टरनेटिंग करंट क्या है?
जिसका मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली 2 एम्पियर है अभी 0.5 सेकंड के बाद वो 3 एम्पियर हो जाएगा, 0.6 सेकंड के बाद फिर से कम हो जाएगा, कभी जीरो हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे वाला करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हो तुम क्या कि इस ग्राफ में तुम देख सकते हो कि डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड टाइम, ये टाइम एक्स एक्सिस में हम टाइम ले हैं और वाई एक्सिस में करंट। ये देखो टाइम बढ़ने के साथ साथ करंट नहीं बढ़ रहा है। कहाँ पे? स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट में, मतलब करंट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ये वाला ग्राफ जो है ये वाला अल्टरनेटिंग करंट का है। टाइम वेरी करने के साथ ये बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, मैक्सिमम हो गए, फिर से ये ऐसे वाला करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो फिर तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि हम जो बल्ब से करंट, जो बल्ब से अभी मुझे जो बल्ब से लाइट आ रहा है, वो लाइट मुझे तो लग रहा है कि कंटिन्यूस लाइट हो रहा है, या फिर ऑफ डाउन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? लेकिन अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिंग डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, वेरीज कंटिन्यूसली, चेंज होता ही रह रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि ये वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हमारे घर में प्रोवाइड कर रहे हैं करंट, वो 220 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का करंट फ्लो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इसका करंट जो भी दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड। या फिर तुम समझ सकते हो ऐसे वाला, ये एक कंप्लीट ग्राफ है। हाँ, ये एक कंप्लीट साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा कंप्लीट साइकिल। ऐसे साइकिल 50 बार होता है। एक सेकेंड में कितना बार वो कंप्लीट करता है? 50 साइकिल। मतलब इतना जल्दी वो चेंज हो रहा है कि हमारे आँख रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये वेरी कर रहा है। इसलिए हमको क्या लगता है कि ये कंटिन्यूस लाइट हमारे ऊपर पड़ रहा है, ऐसे हमें फील होता है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल करंट। व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? देखिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैं पूछूं तो फिर इसका जवाब है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव से जाके करंट नेगेटिव। एक बैटरी का 2 एंड होता है, एक लंबा वाला लाइन पॉजिटिव एंड होता है और एक छोटा वाला लाइन नेगेटिव एंड होता है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से जाके नेगेटिव टर्मिनल तक इसका डायरेक्शन है। लेकिन ये किसके वजह से जा रहा है? पहले साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज जाके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल के अंदर घुस रहे हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि कभी पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड है। तो फिर कौन करंट कंडक्ट कर रहा है, कौन करंट लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव टर्मिनल गया और करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट हो गया। उसका अपोजिट मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फिर ये हम 2 प्लेट कंसीडर किए, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। यहाँ क्या होता है? करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होता है। सो कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही होता है। फिर और एक बार लेकिन हम सोच रहे हैं पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा है नेगेटिव तक, इसलिए करंट का डायरेक्शन वही है। लेकिन बात क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है, जिसके वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो जिस डायरेक्शन में जाता है उसका अपोजिट, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है करंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? From positive terminal to negative terminal.
So conventional current due to motion of electrons is in the direction opposite to that of the motion of electrons. Electrons का motion के opposite होता है direction of current. Okay. Next is drift velocity. What is drift velocity? Drift velocity is defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of electric field. Okay. सो तो फिर क्या होता है, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टर को, तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होता है. कहाँ पे? ये सपोज ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और उसे हम यहाँ पे देख सकते हो कि ये बड़ा वाला लाइन होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये छोटा वाला लाइन होता है नेगेटिव टर्मिनल. ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसे कहा जाता है एक सेल. एक सेल के साथ और एक पॉजिटिव, एक लंबा वाला लाइन मतलब पॉजिटिव और एक छोटा वाला लाइन और एक सेल मिला दिया गया है. इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसे कहा जाता है बैटरी. तो फिर ये क्या है? एक बैटरी है. बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं इस कंडक्टर के साथ, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ. ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया. तो फिर क्या होगा कि जब हम कनेक्ट कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज इन द conductor, and what is the direction of electric field? It is in the direction of current का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा. जिसके वजह से अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सभी निकल के कहाँ जाएंगे? नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जाना चाहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल को. सो इलेक्ट्रॉन अभी क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, मतलब कुछ वेलोसिटी में जाएंगे. जो वेलोसिटी में जाएंगे उसे कहा जाएगा क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. और उसकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है. ठीक है. सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाय एम होल इंटू टाउ. टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम. ओके. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो फिर और एक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट? तो फिर ये वाला फॉर्मूला I इज इक्वल टू NeVd. ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच ये रिलेशन है, और ये किसके बीच रिलेशन है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर ये रिलेशन है. ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा. सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I किसके और Vd के बीच क्या रिलेशन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या रिलेशन है? कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd. सो नेक्स्ट करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, पहले मुझे डेंसिटी क्या है वो बताइए. डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो वी कैन से यहाँ पे करंट डेंसिटी, ये जनरल डेंसिटी नहीं है, ये करंट डेंसिटी है. करंट डेंसिटी है मतलब मास की जगह करंट होगा, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम या एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सोच लेते हैं. हाँ. सो द करंट passing through unit cross-sectional area is called as current density. So current density at a point within a conductor is the current passing through a unit area of the conductor is called as current density. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल टू I बाई ए, और करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J. J इज इक्वल टू I बाई ए. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. यहाँ पे मास की जगह करंट है और वॉल्यूम की जगह एरिया है. सो हम पहले स्लाइड में क्या पढ़े थे? I इज इक्वल टू NeVd. I इज इक्वल टू NeVd. ओके. I is equal to NeVd. So NeVd divided by A is equal to NeVd, or we can say J is equal to NeVd. और एक बात, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज current density? It is a vector quantity. So I is equal to the relation between current and current density is
I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी का ये डॉट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर एक कंडक्टर के अंदर करंट भी बढ़ेगा। ये कहता है, क्या कहता है? अगर मैं 5 वोल्ट में जितना करंट फ्लो करता है, 10 वोल्ट अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा, 10 वोल्ट कर दूंगा, तो फिर उस कंडक्टर में उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो फिर जितना बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ये कहता है ओम्स लॉ। सो लेकिन इसका एक कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट हो। लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट मीन्स I is directly proportional to the potential difference means V. I is directly proportional to V across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain etc. remain same. मतलब I कब बढ़ेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो फिर I बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करें कि एक बैटरी है, जैसे मैं कहा था, उसका सिंबल V है। बैटरी का कितना वोल्टेज का? V वोल्टेज का। और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी? V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे उसका वोल्टेज कहा जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो फिर ये कनेक्ट किया गया एक कंडक्टर के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया और एक एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ किया गया, ज्वाइन किया गया। तो फिर क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। तो फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, सो V इज इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनल साइन उठा के इक्वल साइन देंगे तो फिर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। सो हियर दिस वन इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ये वाला को कहा जाता है रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR। ओके, सो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच? V वर्सेस I, V के साथ I का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन के अंदर जाके एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा, इसे कहते हैं ओम्स लॉ। ओके, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हम कांस्टेंट निकाले थे R, V इज इक्वल टू IR, वो क्या है? रेजिस्टेंस R क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो फिर क्या होता है कि रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन है, मतलब प्रतिरोधक, जो कि अपने अंदर करंट, किसका प्रतिरोधक? वो कंडक्टर का। ठीक है, जो भी कंडक्टर के अंदर हम करंट पास करना चाहते हैं, वो कंडक्टर का खुद का एक प्रतिरोधक होता है जो कि उसके अंदर करंट पास करने को अपोज करता है। ठीक है, जिसका ओपोजिशन जो जितना ज़्यादा ओपोज करेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है बोलेंगे। जैसे कि हम एक वुड या प्लास्टिक, इसके अंदर करंट दोनों टर्मिनल को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा? उसके वो प्लास्टिक या फिर वुड क्या करेंगे? उसका रेजिस्टेंस मतलब वो अपोज करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। ठीक है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अपोज कर देंगे उसकी, जिसके वजह से कि उसके अंदर प्लास्टिक या वुड के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी। ठीक है, जिसकी वजह से वो करंट दैट इज ए नॉन कंडक्टर और उसके अंदर करंट पास नहीं करता है। जो भी कंडक्टर के अंदर जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर वो करंट इजीली पास करेगा। जैसे कि एल्यूमिनियम या फिर कपर, इसके अंदर बहुत इजीली करंट पास कर सकता है क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। ओके, और वी कैन से V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अनुसार, सो R इज इक्वल टू V बाय I। रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर, जैसे कि हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम पढ़ चुके हैं I इज इक्वल टू NEA/VD। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? I इज इक्वल टू NEA/VD। ओके,
लेकिन हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एक रिलेशन जान चुके हैं, क्या, Vd is equal to E tau by m, E tau by m, that is, so here we have write like this. Now E square, n को n हम यहाँ डाल चुके हैं, E square, और a को a लिख चुके हैं, टाउ को टाउ डिवाइडेड बाय m को m. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस. E और V के बीच एक रिलेशन होता है, क्या, E इज इक्वल टू V बाय एल. एक्चुअली E इज इक्वल टू माइनस V बाय एल और Vd इज इक्वल टू माइनस E टाउ बाय m. सो माइनस माइनस गेट्स कैंसल, सो इट विल बी V बाय एल. E इज इक्वल टू V बाय एल. सो नाउ V बाय I इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, ये I को इस तरफ ले आएंगे और ये L को उस तरफ ले जाएंगे, LHS RHS को इंटरचेंज करेंगे और V बाय आई रख के बाकी सबको निकाल देंगे. तो फिर ये क्या होगा, V बाय आई इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ए टाउ, ML डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ए टाउ. यहाँ पे क्या है कि लेंथ और एरिया को छोड़ के m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टाउ ये सभी कांस्टेंट है. मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 9.1 × 10⁻³ kg, ये तो जो भी कंडीशन में उसका मास उतना ही रहेगा. और n क्या है, नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी माने मीन्स, नंबर डेंसिटी मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और एरिया. ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही रहेगा. ई क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी कांस्टेंट है. और टाउ क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम, जो कि ये चारों क्वांटिटी कांस्टेंट है. इसलिए हम ये चारों को मिला के एक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं, जिसका नाम दे सकते हैं रो. ये क्या है, रो. और इसे कहते हैं हम रेजिस्टिविटी. इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी. सो R इज इक्वल टू रो L बाय ए. रो का वैल्यू क्या होता है, n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टाउ. सो हियर वी हैव रिटन rho is equal to m divided by n square tau, where rho is called resistivity और specific resistance. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो, ये रो तो कांस्टेंट है, L और A पे डिपेंड करता है. R इस L के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R ये A के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो वी कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length and inversely proportional to cross sectional area of the conductor and depends on nature of material. और रो के ऊपर भी डिपेंड करता है वो. लेकिन रो क्या है कि रो सिर्फ डिपेंड करता है, रो क्या करता है, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू RA बाय एल. रो इज इक्वल टू RA बाय एल. लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने वाला है, रो एरिया या फिर लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. रो मीन्स रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल विच इज यूज्ड. ओके, मतलब अगर एल्यूमिनियम का हम ले चुके हैं, एक कंडक्टर वायर ले चुके हैं, तो फिर उसका लेंथ ज़्यादा कर देंगे या घटा देंगे तो फिर कोई उसका रेजिस्टिविटी में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा. बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यहाँ से हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. लेकिन रेजिस्टिविटी ये लेंथ, एरिया, इसके ऊपर कुछ या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल. एल्यूमिनियम, नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी कुछ और होगा और कॉपर का कुछ और होगा और स्टील का कुछ और होगा, आयरन का कुछ और होगा. ऐसे चेंज होता रह जाएगा. अगर हम वो मटेरियल ही चेंज कर देंगे, कॉपर से एल्यूमिनियम, तो फिर रेजिस्टिविटी चेंज होगा, एल्यूमिनियम से स्टील तो फिर रेजिस्टिविटी चेंज होगा. लेकिन अगर हम उसी मटेरियल का ही यूज़ कर रहे हैं, उसका लेंथ या फिर एरिया कुछ भी चेंज करेंगे तो फिर रेजिस्टिविटी चेंजेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. इसलिए वो ये लिखा गया है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. सो नेक्स्ट,
कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ये बहुत इजी वाला चीज़ है। कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और 1/r इज इक्वल टू कंडक्टेंस जी। ओके, कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/रेजिस्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, और कंडक्टिविटी क्या है? 1/रेजिस्टिविटी, रो, 1/रो। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो फिर यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, कुछ टाइम पहले कहा था कि करंट का यूनिट एम्पियर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। और एक बात कहना भूल गया कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम, OHM, ओम। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। और कंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का अगर ओम है तो फिर कंडक्टेंस का क्या होगा? 1/रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। सो 1/ओम, और ओम इनवर्स हम कह सकते हैं, ओम इनवर्स, और फिर इसे ओम इनवर्स लिख सकते हैं या फिर मोह भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स लिख सकते हैं या फिर मोह भी लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फिर कंडक्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? रो इज इक्वल टू RA/L, रो इज इक्वल टू RA/L। तो फिर R है ओम, A है मीटर स्क्वायर, L है मीटर। सो ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। सो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम मीटर, अगर ओम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट है तो फिर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? 1/रेजिस्टिविटी, और 1/ओम मीटर, दैट इज इक्वल टू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मोह पर मीटर। ये हम क्या, ओम इनवर्स को मोह भी लिख सकते हैं। सो मोह पर मीटर, ये भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो तो पढ़ चुके हैं, लेकिन एक कंडीशन था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो जाएगा तो फिर उसका रेजिस्टेंस में कुछ क्या होगा? इफेक्ट आएगा। वो क्या होगा? अगर टेम्परेचर राइज कर दिया जाएगा यानी बढ़ा दिया जाएगा तो फिर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो फिर करंट उसमें कम जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट फ्लो कम हो जाता है और रेजिस्टेंस घटने से करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है क्योंकि कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे हम अल्फा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0T। RT क्या होता है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, एंड R0 क्या होता है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और एक पार्ट में इसका न्यूमेरिकल सारे फार्मूलाज का हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0T। नाउ कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। एक रजिस्टर मीन्स एक डिवाइस जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो कि हमारे मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे हम इजीली मिल सकता है। वो क्या है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जनरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ऐसा 3 रिंग होता है। ठीक है, 3 रिंग, और एक एंड पे और एक रिंग होता है जो कि गोल्ड या सिल्वर या फिर कोई कलर भी नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे वाला रजिस्टर होता है। द फर्स्ट 2 रिंग्स, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। हमें अभी क्या करना है? इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे पता करें? उसका कलर देख के, ये रिंग का कलर देख के हम उसका रेजिस्टेंस कितना है वो कैसे पता कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट 2 रिंग्स क्या होता है? उसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम। ठीक है, वो होता है। फिर क्या होता है?
द थर्ड रिंग, ये वाला, हाँ ये वाला क्या होता है, इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, मीन्स 10 टू द पावर कितना होगा वो होता है। और द लास्ट रिंग, ये वाला, इंडिकेट द टॉलरेंस परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यू, ये टॉलरेंस है, ये फर्स्ट टू रिंग, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर है, ये क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर है, 10 टू द पावर जो बोलते हैं उसका मल्टीप्लायर है। ठीक है, हम देखेंगे ये ए, ये बी इंटू 10 टू द पावर सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये चारों ही ए बी सी डी नाम दिया गया है। तो फिर ये बी और भी जो लिखा है, ये ब्राउन और वायलेट, जो भी ब्राउन और वायलेट, ये ब्लैक कलर का है, ये गोल्ड कलर का है। इन दोनों का ये फर्स्ट टू रिंग्स क्या होता है उसका टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये थर्ड रिंग क्या होता है वो 10 टू द पावर होता है जो भी है। हाँ, और ये फोर्थ वाला रिंग क्या होता है, डी वाला, वो टॉलरेंस परसेंटेज होता है। कैसे याद रखें, किसका कौन सा कलर का कौन सा नंबर है वो कैसे याद रखें, कि यहाँ पे पहले हम ये याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीबी रॉय, ये हम कैसे याद रखेंगे, ये एक फॉर्मूला है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मीन्स बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, भी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे एंड दिस डब्ल्यू फॉर वाइट। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ बहुत अच्छा नाम है बीबी रॉय। हाँ, बी फॉर ब्लैक, ये याद रखना। हाँ, ये बी ब्लू है, वो जाके एंड पे आता है। ठीक है, ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लैक है, ये वाला ब्राउन है। ठीक है, और ये वाला ग्रीन है, ये वाला ग्रे है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सो बी ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हम याद रखेंगे 0 to 9। तो फिर पिछले 3 एग्जाम्पल्स हैं। ये वाला ब्राउन है, ब्राउन का कितना होता है, नंबर 1 होता है, और भी का क्या होता है 7, सो 17, पहले 2 रिंग उसका क्या होते हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो 1 7 17 इंटू ये तीसरा वाला रिंग उसका 10 पावर मल्टीप्लायर है। ठीक है, 10 पावर, और ब्लैक का क्या नंबर है उस टेबल पे हम देख सकते हैं, 0 होता है, ब्लैक का पहले आता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सो 17 इंटू 10 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0 1 होता है। सो 17 इंटू 1 इज इक्वल टू 17 प्लस और माइनस ये टॉलरेंस का, ये टॉलरेंस का भी देख लीजिए। यहाँ पे टॉलरेंस क्या होता है, गोल्ड का 5% है, सिल्वर का 10%, अगर कोई कलर नहीं होगा तो फिर 20%। यहाँ पे वो उसी एग्जाम्पल पे हम देखे थे कि गोल्ड है इसलिए 5%। ये वाला ग्रीन है और ये वाला रेड है। ग्रीन का कितना नंबर होता है, वो 5 होता है, और रेड का 2 होता है। सो 52 इंटू, और ये क्या है, ब्लू कलर है जिसका वैल्यू क्या होता है 6, सो 10 टू द पावर 6 प्लस और माइनस, ये सिल्वर कलर का है इसलिए इसका टॉलरेंस 10% है। उसी तरह इसका भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे और एक 4th नंबर रिंग नहीं है, इसका कलर कुछ नहीं है, मतलब 20% है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन कब कहा जाएगा, से एक करंट गया और इसके अंदर घुसा, फिर वो निकल के और एक रेजिस्टेंस के अंदर गया, उसके अंदर भी उतना ही करंट गया, जितना अमाउंट ऑफ करंट, अगर करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ करंट तीनों के अंदर जा सकते हैं, इसलिए ये तीनों क्या है, सीरीज में कंबाइन किया गया है। फिर अगर सीरीज में कंबाइन किया गया है तो फिर इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अगर
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। अगर ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 5 + 3 + 2 10 ओम होगा, अगर सीरीज में कंबाइन किया गया है। आर इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। इनमें से जो भी जितना ये 5 ओम 3 और 2 से बड़ा है, उससे भी बड़ा क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस। ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके आया, तो फिर यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस एक ही साथ में मांग रहे हैं कि मेरे अंदर करंट आओ, लेकिन यहाँ पे उसे किसी एक के अंदर नहीं जा सकता, वो डिवाइड हो जाएगा। जितना करंट आया था आई करंट, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवाइड हो जाने से उनकी वजह से क्या होगा, इसमें सपोज 2 एम्पियर करंट आ रहा था, तो फिर यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0.25, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। इस तरह से करंट फ्लो करके जाएगा, तो फिर यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, और करंट डिवाइड होने से इसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, R2 का रेजिस्टेंस का पोटेंशियल भी उतना, और R3 रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, करंट इज डिवाइडेड अमंग ऑल रेजिस्टेंसेस। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका वोल्टेज जितना होगा, उसका तीनों का डिफरेंट वोल्टेज होगा। अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है, तो फिर उनके अंदर उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, और तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिला देने से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है। ठीक है, और अगर पैरेलल में होगा तो फिर हम उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो फिर R इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। इनमें से जो भी स्मॉल होगा, अगर ये 5, ये 3, ये 2 है, तो फिर 2 से भी छोटा होगा, उनका टोटल रेजिस्टेंस 2 से भी छोटा होगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ EMF। EMF मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब ही एक बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होके कहाँ तक जाता है? नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। तो फिर पहले सोचा ऐसे जाता था कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्यों जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल को? शायद एक फोर्स होगा जो कि उनको पुश कर रहा है, कहाँ से? पॉजिटिव से निकाल के नेगेटिव तक भेजने की पुश कर रहा है, और उसके अनुसार उसका नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन बाद में पता चला कि उसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही वो मोशन में आता है। कौन? वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिसकी वजह से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। So what is electromotive force? The electromotive force is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell। मतलब अगर एक कंडक्टर के साथ हम एक सेल को ज्वाइंट कर दिया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एक एंड ऑफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड, तो फिर क्या होता है? तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अगर यहाँ पे मेज़र करेंगे, ठीक है, तो उसे वो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम नहीं होगा। अगर स्विच ऑफ, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसके अंदर, कहाँ पे? कंडक्टर के अंदर, उसी टाइम में मेज़र करेंगे तो फिर वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सपोज ये एक बैटरी है, इस बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल है, ये वाला जो ऊपर निकला हुआ है उससे पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो अंदर दबा हुआ है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी को मैं क्या करूँगा कि अगर ये सपोज ये मेरा मोबाइल है, इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा थ्रू ए वायर। ये वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया, 2 एंड को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल वोल्ट मीटर, एक डिवाइस होता है जिसके साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस
निकालने के लिए वो डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो फिर अभी हम अगर मेज़र करेंगे तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और भी होगा, लेकिन उसका ईएमएफ क्या होगा अगर इसके साथ हम कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, तो फिर ये इसे कहा जाएगा वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका जितना वोल्ट निकलेगा यहाँ से वो वोल्ट मीटर से, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा कनेक्ट तो फिर वो जो वोल्टेज निकल के आएगा उसके बाद जो वोल्टेज निकल के आएगा उसे कहा जाएगा सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज मैक्सिमम अगर विदाउट connecting any device, if we measure the potential difference, then it will be called as electromotive force, और no current is drawn from the cell। यहाँ पे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर हम कनेक्ट कर देंगे कोई एक डिवाइस के साथ तो फिर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो फिर उसे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही कहा जाएगा। ठीक है, वो क्यों होता है? क्यों होता है कि अगर हम कोई भी एक डिवाइस, कोई भी एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट करके हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे तो फिर क्या होता है कि उसका पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इटसेल्फ। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक इससे पहले जो रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, मतलब कुछ रेजिस्टेंस हम खुद लेके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस बैटरी के अंदर ही कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अगर हम इसके साथ कोई एक डिवाइस कनेक्ट कर देंगे तो फिर इसके अंदर ही पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से वो हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो घट के कुछ हद तक घट जाता है। सपोज इसका 5 वोल्ट है, विदाउट कनेक्टिंग एनी डिवाइस विद दिस बैटरी 5 वोल्ट है। अगर इसके साथ मैं ये डिवाइस कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद मेज़र करूंगा इसका कितना वोल्टेज है तो फिर वो 4.75 या 4.8 आएगा। क्यों? कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। सो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन इट इज कॉल्ड ईएमएफ, व्हेन some current is drawn from the battery then the potential difference is called as potential difference. Okay, so the difference between EMF and potential difference is EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell। two electrodes मतलब इसका 2 इलेक्ट्रोड होता है, डिफरेंट टाइप्स का सेल हम जानते हैं, लिक्लाइन सेल, डैनियल सेल, ओके, ड्राई सेल, दिस इज ए ड्राई सेल। ओके, इस ड्राई सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला सोच लीजिए कि ये वाला एक इलेक्ट्रोड और ये और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड है, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर उनका मैक्सिमम कब होगा? जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी, इट इज कॉल्ड ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट मतलब एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और स्विच ऑन कर दिया गया है। स्विच ऑफ मतलब इन्हें ओपन सर्किट, हम इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्विच ऑफ कर देंगे अगर इनके बीच डिस्कनेक्ट एक कर देंगे तो फिर ये ओपन सर्किट होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हुआ है। हाँ, ओपन सर्किट में कोई डिवाइस कनेक्ट ही नहीं किया गया है ईएमएफ के केस में। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। लेकिन अगर कनेक्ट कर देंगे तो फिर इसका रेजिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। क्यों? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट इज द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ओके, एंड लेकिन पोटेंशियल इसका ईएम सोर्स, ये है सोर्स, हाँ, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। इसका ही हम ईएमएफ निकाल सकते हैं, लेकिन कोई इस डिवाइस के अंदर के साथ ये कनेक्ट करने के बाद इस डिवाइस के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ईएमएफ नहीं। ये जो इसके साथ जो डिवाइस कनेक्ट कर दिया गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते कि ईएमएफ नहीं, लेकिन सोर्स का सिर्फ ईएमएफ निकाला जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज
इट इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। एक सर्किट के अंदर जो भी 2 पॉइंट्स के अंदर जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उससे ज़्यादा ही होगा ईएमएफ। हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड। अगर सेल को चार्ज किया जा रहा है तभी ही पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के साथ ईएमएफ से ज़्यादा होगा, वरना हर वक्त कम ही होता है। ईएमएफ ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब अभी मैं कह रहा था कि बैटरी के अंदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ ए डिवाइस देन व्हाट विल हैपन, सम रेजिस्टेंसेस इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बैटरी, ओके, इनसाइड द सोर्स। इलेक्ट्रोलाइट इसका अगर ये लिक्विड वाला होता लिक्लाइन सेल तो फिर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, कुछ ओपोजिशन ऑफर करते हैं इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इंटरनल द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of the cell to the flow of electric current through it is called the internal resistance of the cell। क्या है कि एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये छोटा ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब ये बाहर से कोई चीज़ नहीं लाया गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस हुआ, जब वो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो फिर ये जब एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया गया तो फिर उस बैटरी के अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया, उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। तो फिर जब करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया गया, करंट फ्लो करेगा और ये इसका ईएमएफ वोल्टेज है, ये इसका वोल्टेज है, ठीक है सर। टिके मुकला ए गोटे वीडियो करछि सर, आउ टिके पर लेट स्मॉल v बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इंटरनल बैटरी का खुद का इंटरनल या सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर, उसका नाम भी दे देंगे, ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल आर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट इट बी स्मॉल v, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लेट दैट बी कैपिटल v। तो फिर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों को मिला के ईएमएफ है। ईएमएफ है टोटल, मतलब ओपन सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है। और ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v प्लस कैपिटल V इज इक्वल टू ईएमएफ, दैट इज इक्वल टू, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। सो V इज इक्वल टू IR, आर कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का है ये, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। सो V इज इक्वल टू IR। नाउ एडिंग दिस टू व्हाट वी विल गेट, टेक I कॉमन लेते हैं तो फिर अंदर क्या रहेगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो I इज इक्वल टू, यहाँ पे जब R प्लस R मल्टीप्लाई होके राइट RHS में है, अगर LHS लाएंगे तो फिर डिवाइड हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। ये इक्वेशन को क्या कहा जाता है, सर्किट इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R, ठीक है। तो फिर इस बैटरी का ईएमएफ को E ना देते हैं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल v ना देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V ना देते हैं, ठीक है। तो फिर इनके बीच हम करेंगे क्या रिलेशन है इसे ढूंढेंगे। तो फिर क्या हुआ, E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, E इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v प्लस कैपिटल V। सो V वी कैन राइट V प्लस IR, स्मॉल v का I प्लस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। सो IR इज इक्वल टू E माइनस V। सो IR इज इक्वल टू E माइनस V। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड विथ IR दैट इज इक्वल टू V। सो IR को हम IR के साथ डिवाइड कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू E माइनस V
डिवाइडेड बाय v, ठीक है। सो वी विल गेट, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आई गेट्स कैंसल, सो स्मॉल r इज इक्वल टू e बाई डिवाइडेड बाई v माइनस 1, e डिवाइडेड बाई v माइनस v डिवाइडेड बाई v 1 होता है, सो e डिवाइडेड बाई v माइनस 1 होल इंटू ये r, यहाँ आएगा आई कैंसिल हो जाएगा, सो स्मॉल r इज इक्वल टू e बाई v माइनस 1 होल इंटू r। नेक्स्ट देखिए, ये ओपन सर्किट है और ये क्लोज्ड सर्किट है। ओपन सर्किट में क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है, स्विच ऑन होता है, मतलब की को इंसर्ट किया जाता है। तो फिर क्या होगा, जो हम ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये एक वोल्ट मीटर है, जो हम वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा क्लोज्ड सर्किट में, अगर हम इस डिवाइस को कनेक्ट किए हैं तो फिर जो निकलेगा वो उस बैटरी का वोल्टेज निकलेगा, ना कि उसका ईएमएफ। लेकिन हम अगर सो पोटेंशियल डिफरेंस भी इज मेजर, लेकिन ओपन सर्किट में अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, वो बैटरी के साथ कनेक्शन टूटा जाएगा, मतलब स्विच ऑफ किया जाएगा या फिर ओपन सर्किट होगा, तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजिंग वोल्ट मीटर हम जो मेजर करेंगे वो उसका ईएमएफ निकाला जाएगा, ठीक है। सेल्स इन सीरीज, अभी हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सपोज अगर एक टॉर्च में क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक टॉर्च में 2-3 बैटरी हमको डालना पड़ता है। अगर वो 2-3 बैटरी को हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है, जैसे कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक बैटरी का अगर हम ऐसे वाला नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो फिर ही बल्ब जलता है, वरना टॉर्च से लाइट निकलता है, वरना नहीं निकलता है। क्यों, सीरीज में करना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका पॉजिटिव और एक बैटरी का नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना होगा, फिर क्या होगा, उसका पॉजिटिव और एक बैटरी के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या किया गया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ और एक बैटरी का पॉजिटिव, उसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव के साथ और एक बैटरी का पॉजिटिव, उसका नेगेटिव है, वैसे कनेक्ट कर दिया गया है। सपोज ये समझ लो कि तुम्हारा टॉर्च का बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। अगर एक का नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड सो दैट द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू ईच सेल, मतलब जितना करंट इससे निकलेगा सभी का क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच सेल्स, ओके। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव से करंट निकल के आएगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा, ठीक है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, नोट, यहाँ पे कुछ याद रखने वाला चीज़ है। पहला चीज़, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ्स, मतलब ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है उसे ईएमएफ कहते हैं। इसका सपोज 5 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 + 3 + 5, 5 + 10 + 3 13 वोल्ट। ईएमएफ टोटल कितना होगा, 13 वोल्ट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर दूसरा पॉइंट है, द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट। इसके अंदर, इससे एंटायर अरेंजमेंट से जितना करंट निकलेगा उतना करंट उन्हीं तीनों सेल से उतना ही करंट फ्लो करेगा। और थर्ड पॉइंट है, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन हुए हैं, तो फिर उनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R + R + R, और ये वाला भी इनके साथ सीरीज में है। सो टोटल रेजिस्टेंस इन ऑफ दिस अरेंजमेंट इज R + 3 small r, R + 3 small r. Now total EMF of the battery is N. 3 बैटरी हैं, जितना भी n नंबर ऑफ बैटरी हैं, तो टोटल EMF कितना होगा, सभी का EMF को मिला दिया जाएगा, तो फिर ये होगा N.
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सीरीज में होंगे, तो फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जितना भी होंगे उनका एडिशन होगा। सपोज 5 + 3 + 2 प्लस जितना भी रेजिस्टेंस होंगे उतना एडिशन होगा, तो फिर NR इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देन करंट की क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस NR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस NR, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू E/R, ठीक है। टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V/R। V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, EMF भी उसी तरह का होता है लेकिन ओपन सर्किट में होता है, ठीक है। सो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF क्या है NE, टोटल रेजिस्टेंस क्या है NR प्लस R, ओके। सो इफ R इज मच मोर लेस देन NR, कैपिटल R इज मच मोर लेस देन NR, तो फिर क्या होगा, NR प्लस R को हम NR ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये नेग्लिजिबल हो गया, तो फिर NR प्लस 0 समझ लेते हैं। सो ये हो गया NR, NN गेट्स कैंसल, देन इट विल बी E/R, सो इट विल बी E/R। सिमिलरली व्हेन इफ NR इज मच मोर लेस देन कैपिटल R, अगर R कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो फिर हम NR को ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी I इज इक्वल टू N को बाहर लेके E डिवाइडेड बाय R और NE/R हम निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सेल्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल में सेल होगा तो फिर क्या होगा, देखिए अगर पैरेलल किसे कहा जाता है, सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर जॉइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव सो दैट करंट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेल्स। अगर करंट डिवाइड हो जाएगा सब ये सेल के अंदर, तो फिर उसे कहा जाएगा दे आर इन पैरेलल, मतलब इसका पॉजिटिव के साथ है। लेकिन सीरीज में क्या होता था, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता था, लेकिन इसका पॉजिटिव क्या हुआ इसका पॉजिटिव के साथ और इसका पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे इसका नेगेटिव आके इसका नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव आके इसका नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो फिर ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये तीनों चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल EMF क्या हो रहा था, टोटल EMF इन तीनों जितने भी EMF हैं उनको मिला दिया जाता था, दैट इज इक्वल टू NE होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल में टोटल EMF सभी का सेम होता है, मतलब जितना भी होता है उसका मैक्सिमम दिया जाता है, ठीक है। ये E है, मतलब इसका टोटल EMF E ही होगा, लेकिन सीरीज में क्या होता है सभी को ऐड कर दिया जाता था, सो NE हो जाता था, ठीक है। तो फिर द EMF ऑफ द बैटरी इज द सेम एज दैट ऑफ ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल का जितना बैटरी का EMF जितना होता था, टोटल EMF भी उतना ही होगा। दूसरी बात है द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल्स। ये सेल्स ये एक्सटर्नल सर्किट ये I करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, ये सेल्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस R ये तीनों क्या है पैरेलल में कंबाइन होता है, तो फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। हाँ, उसी तरह से किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, टोटल EMF कितना होता है, एक सिंगल सेल का EMF जितना ही इसका टोटल EMF होता है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1 प्लस R प्लस 1 प्लस R प्लस 1 प्लस R प्लस डट। सो टोटल क्या होगा N/R, ठीक है। अगर 5 इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो फिर 1/R टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 5/R, तो फिर रेजिस्टेंस कितना होगा R/5 और यहाँ पे R/N होगा, ठीक है। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, इसलिए R+N प्लस R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो करंट I इज इक्वल टू, अभी हम
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये E है। हाँ, कैसे हुआ N बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे E डिवाइडेड बाय R बाय एन प्लस आर। R बाय एन प्लस आर अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होगा, R प्लस एन आर डिवाइडेड बाय एन, R प्लस एन आर डिवाइडेड बाय एन। सो जो n होगा वो ऊपर जब न्यूमरेटर को आएगा तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा E के साथ। सो एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर। सेकेंड पॉइंट इसका उसी तरह जैसे पहले वाला में किया गया था, इफ़ R इज मच मोर लेस देन R बाय एन देन I इज इक्वल टू, अगर R बाय एन R से बहुत बड़ा है, हाँ, अगर R बाय एन R से बहुत बड़ा है तो फिर ये R को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। देन इट विल बी क्या होगा, एन ई डिवाइडेड बाय R। ओके, सिमिलरली एज लाइक दिस। देन अभी हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ के बाद। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियल। Now Kirchhoff's laws. There are two Kirchhoff's laws, first law and second law. First law is also called as Kirchhoff's current law and second law is called as Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's current law KCL and Kirchhoff's voltage law KVL. Okay, now Kirchhoff's current law. According to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of electric currents meeting at a point or junction in any electrical network is always 0. So here you have seen the let O be a junction point. Junction point means the point जहाँ पे more than one line और one path meet करते हैं, जहाँ पे more than one line और one path meet करते हैं। जैसे कि तुम्हारे गांव में कुछ चौक ऐसा होगा जहाँ पे 2-3 रोड एक जगह पे आके मिलते हैं, उसे जंक्शन कहा जाता है। उसी तरह ऐसे एक जंक्शन है जहाँ पे लेट करंट I1 एंड I4 आर इनकमिंग करंट एंड I2, I3 एंड I5 आर आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग मतलब उसी जंक्शन पॉइंट से बाहर जा रहे हैं और I1, I4 अंदर आ रहे हैं, जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और बाकी सब जंक्शन से बाहर जाते हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ KCL के अनुसार टोटल करंट मीटिंग एट द पॉइंट जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज 0। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जंक्शन से बाहर जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव लेंगे। तो फिर कौन कौन पॉजिटिव होंगे, I1 और I4 ये पॉजिटिव हो जाएगा और I2, I3 एंड I5 ये नेगेटिव हो जाएगा। सो टोटल करंट बिकम्स 0। सो I1 एंड I4 ये दोनों पॉजिटिव साइन है और I2, I3 एंड I5 नेगेटिव है और टोटल मिला देंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू KCL इट विल बी 0। सो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या है, द इनकमिंग करेंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड द आउटगोइंग करेंट्स मीन्स I2, I3 एंड I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप रूल भी कहा जाता है। ये क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, यहाँ पे देख सकते हो कि ये EMF है। The algebraic sum of EMF, total EMF is equal to the algebraic sum of the product of resistances and the currents flowing through them in any closed path in an electrical network. हम डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या हुआ है कि let R1, R2 and R3 be the 3 resistances and E1 and E2 are 2 EMFs. Okay, so यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये एग्जाम्पल पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR मीन्स सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड द करेंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। मतलब इन एनी क्लोज्ड पाथ मीन्स इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 2 क्लोज्ड पाथ है। तुम देख सकते हो कि A, B, C एंड A
ये एक क्लोज पाथ है और एक ए डी सी एंड ए और एक क्लोज पाथ है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो क्लोज्ड पाथ है, उनमें दोनों में ही हम अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। तो फिर लेट E1 ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल से करंट इस तरफ गया, लेट E1 सेल से I1 करंट फ्लो करके इस तरफ गया। फिर लेट E2 से उसी तरह ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया, I2 इस तरफ गया, ये दोनों पॉइंट A पे मिल गए और टोटल करंट इस तरफ R2 रेजिस्टेंस के अंदर I1 प्लस I2 दोनों को मिला देंगे, I1 प्लस I2 करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, फर्स्ट लॉ के अनुसार ये पॉइंट हो गया जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे दोनों की तरह तीन रूट मिले हुए हैं। तो फिर टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इस तरफ इनकमिंग कौन कौन सा करंट है, I1 और I2, ये दोनों इनकमिंग है, तो फिर आउटगोइंग भी उतना ही होगा, वरना टोटल EMF जीरो कैसे होगा। सो टोटल EMF जीरो करने के लिए यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। तो फिर यहाँ से I1 प्लस I2 करंट गया, फिर I2 करंट इस तरफ R3 के अंदर चला के नेगेटिव टर्मिनल को चला गया, और I1 करंट यहाँ से डिवाइड होके R1 के थ्रू पास करके E1 पे चला गया। तो फिर इसी तरह सो टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी हैव टू टेक आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया गया है, मैं क्या करता हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर करता हूँ। इस लूप पे ये दोनों दो लूप हैं, यहाँ पे ये लूप पे क्लॉकवाइज लूँगा तो फिर यहाँ पे ही क्लॉकवाइज लेने के लिए लेना कंपलसरी है। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेता तो फिर इस तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज लेना कंपलसरी है। जो भी लेंगे दोनों में सेम डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि नाउ इन लूप ए बी सी ए, इन लूप ए बी सी ए यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन है। अगर EMF क्लॉकवाइज होगा तो फिर पॉजिटिव लूँगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फिर नेगेटिव लूँगा। E1 इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव, इससे करंट इस तरफ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब आप हमारा क्लॉक में, वॉल क्लॉक में जो डायरेक्शन में मिनट हैंड सेकेंड हैंड जो डायरेक्शन में घूमते हैं उसी डायरेक्शन ही इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन EMF से जो करंट निकलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए EMF नेगेटिव है। इस लूप में कितना रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस और एक EMF। सो समेशन ऑफ E मतलब माइनस U1 इज इक्वल टू, इसके अनुसार अगर IR को इस तरफ ले जाएं तो फिर क्या होगा, समेशन ऑफ E माइनस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह माइनस E1 इज इक्वल टू, E1 अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन हम क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं इसलिए नेगेटिव हो गया, प्लस समेशन ऑफ IR। पहले जाते हैं कि यहाँ से I1 करंट गया, यहाँ पे I1 प्लस I2 R2 रेजिस्टेंस के अंदर गया। इस रेजिस्टेंस के अंदर जितना करंट जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये रेजिस्टेंस के साथ, उसी तरह इस रेजिस्टेंस के अंदर जितना करंट जाएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि IR है। तो फिर यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट गया R2 के अंदर, लेकिन I1 प्लस I2 क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए जब हम उसे राइट साइड में रखेंगे तो फिर वो क्या होगा, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 होल इंटू R2, उस RHS में जब होगा माइनस ऑफ I1 प्लस I2 होल इंटू R2। अगर LHS पे ले आएंगे तो फिर ये हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। उसी तरह ये जाके उसी तरह R1 रेजिस्टेंस के अंदर I1 करंट पास किया गया तो फिर ये हो गया I1 इंटू R1, लेकिन वो भी क्या है कि I1 का डायरेक्शन ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस I1 R1 होगा, माइनस ऑफ I1 इंटू R1। वो RHS में रहेगा, जब हम LHS में लाएंगे तो फिर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और वो हो जाएगा I1 प्लस R1। सो दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ in the next loop ADCA, in the next loop ADCA, when we will apply in the same way
we will get minus of I1 plus I2 into R2 minus I2 into R3 plus E2 is equal to 0. E2 is equal to 0. So note, the path can be traversed in clockwise or anti-clockwise direction of the loop. लेकिन जो भी क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर दोनों में क्लॉकवाइज लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो फिर दोनों पे ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे देख सकते हो P, Q, R, S, ये 4 रेजिस्टेंसेस है जो कि अरेंजमेंट किया गया है। एंड वी कैन डिटरमाइन एनी वन ऑफ दिस बाय नोइंग अदर 3। मीन्स अगर हम P अननोन रेजिस्टेंस है तो फिर Q, R, S अगर हमें पता है तो फिर इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट से हम P का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। लेट दिस इज ए बैटरी ऑफ EMF E is connected with these 4 resistances in this way. Okay, so E से सपोज I करंट पास करके A पॉइंट तक गया। यहाँ पे क्या हुआ कि करंट डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस हैं, दोनों एक साथ बुला रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, P और R पैरेलल में है ना। सो P के तरफ कुछ करंट जाएगा, लेट दैट बी I1, तो फिर यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I से I1 माइनस कर देते हैं, उतना करंट नीचे वाले रेजिस्टेंस R के अंदर जाएगा। ओके, सो नाउ उसी तरह I1 करंट इस तरफ P के अंदर जाके पॉइंट B पे क्या होगा कि कुछ करंट, ये गाल्वानोमीटर है, ये एक गाल्वानोमीटर है। गाल्वानोमीटर भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर कुछ करंट IG करंट, लेट दैट बी IG करंट, और बाकी करंट यहाँ जाएगा। मतलब I1 करंट से IG यहाँ चला गया, तो फिर यहाँ पे I1 माइनस IG करंट रेजिस्टेंस Q के अंदर जाएगा। उसी तरह यहाँ पे I माइनस I1 करंट पास होके D पॉइंट तक आया, और ऊपर से I1 करंट गाल्वानोमीटर से मिलके यहाँ तक आया, तो फिर एक इस दोनों पॉइंट में ये दोनों रेजिस्टेंसेस से करंट यहाँ पे आके मिल गया, तो फिर I माइनस I1 प्लस IG करंट इस तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, I माइनस I1 प्लस IG करंट और I1 माइनस IG करंट दोनों मिल के यहाँ पे जाएंगे, तो फिर दोनों को मिला देने से क्या होगा, I1 प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल हो गया, माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो गया, तो फिर बाकी रह गया I, वही I करंट यहाँ से फ्लो होके नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। ठीक है, सो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ठीक ठाक सही है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, सो हमारे अनुसार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप को, यहाँ पे 2 लूप हैं A, B, D, A, ये एक लूप है, और एक कौन सा लूप है, C, D, B, A, C, ये एक लूप है। अगर यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो फिर B, C, D, B पे भी हम क्लॉकवाइज लेंगे। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल क्या होगा, इन लूप ABDA, इन लूप ABDA क्लॉकवाइज लेंगे। यहाँ पे I1 करंट, तो EMF कितना है, यहाँ पे ABDA के अंदर कुछ EMF है क्या, नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हम सम ऑफ E इज इक्वल टू सम ऑफ IR, सम ऑफ E इज इक्वल टू सम ऑफ IR, इसलिए सम ऑफ E EMF कुछ नहीं है, मतलब EMF कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, प्लस इज इक्वल टू सम ऑफ IR। सम ऑफ IR को क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं, समेशन ऑफ E माइनस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, समेशन ऑफ E तो 0 है, माइनस ऑफ समेशन ऑफ E माइनस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0। सो माइनस ऑफ, ये क्या है, I1 करंट जो पास कर रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। सो I1P, सो पहले से समेशन ऑफ E माइनस समेशन ऑफ IR, वो माइनस पहले से था, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस I1P, उसके बाद यहाँ पे IgG, यहाँ पे IG और उसका रेजिस्टेंस G, ये क्या होगा, I1 करंट वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये ऐसे जाएगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। सो IgG पहले से माइनस था, इसलिए माइनस IgG हो गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे I माइनस I1 करंट
इस तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ये नेगेटिव होगा। सो आई माइनस आई वन होल इंटू आर, आई माइनस आई वन होल इंटू आर, लेकिन माइनस ऑफ आई माइनस आई वन होल इंटू आर होगा। माइनस ऑफ माइनस, और पहले से और एक माइनस था, सो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरह BCDB लूप में भी हम क्या कर सकते हैं, वो किरचॉफ्स लॉ पुट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पुट करके निकाल सकते हैं। अब व्हेन Ig इज इक्वल टू 0, ये करंट थ्रू द गाल्वानोमीटर जब 0 होगा, उसी टाइम पे कहा जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में है। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन Ig इज इक्वल टू 0। यह एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि व्हेन द करंट थ्रू द गाल्वानोमीटर इज 0, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। सो Ig इज इक्वल टू 0 जब हम इस दोनों इक्वेशन में डाल देंगे, तो फिर डाल के डिवाइड कर देंगे, उसी टाइम पे क्या होगा, बाय मैनिपुलेटिंग द अबव इक्वेशन वी गेट P by Q इज इक्वल टू R by S। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फिर हम कोई एक का, सपोज P का पता नहीं और Q R S तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, तो फिर P का वैल्यू इजीली हम P इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय S, इस तरह से हम निकाल सकते हैं P का वैल्यू। सो दिस अरेंजमेंट इज टू डिटरमाइन द नोन रेजिस्टेंस ऑफ आउट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। ओके, सो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हम पता कर सकते हैं बाय नोइंग अदर 3 रेजिस्टेंसेस। ओके, सो नेक्स्ट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वही व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होता है कि एक 2 L शेप्ड कॉपर स्ट्रिप रहता है, 2 L, ये भी L और ये भी L, 2 L से कॉपर स्ट्रिप रहता है और एक स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप रहता है, और ये दोनों एक L से कॉपर स्ट्रिप के अंदर एक वायर ज्वाइन किया जाता है, रेजिस्टेंस वायर। वो रेजिस्टेंस वायर मतलब वो यूरेका हो सकता है, मंगानीन हो सकता है, निक्रोम हो सकता है, जो भी एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया जाता है, जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है। जिसका लेंथ क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और क्या किया जाता है कि ये जो कि ये रॉन्ग हो गया है, यहाँ ये पॉइंट से एक गाल्वानोमीटर के थ्रू एक जॉकी को कनेक्ट किया जाता है उसी लेंथ के अंदर। 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। और क्या किया जाता है कि ये दोनों L स्ट्रिप और एक स्ट्रेट स्ट्रिप के अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स R, जहाँ से हम कुछ रेजिस्टेंस हम डाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना चाहते हैं उतना रेजिस्टेंस हम डाल सकते हैं। वो रेजिस्टेंस बॉक्स नॉन रेजिस्टेंस, मतलब हमें पता है कितना रेजिस्टेंस हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। और एक रेजिस्टेंस X, एक रेजिस्टेंस वायर जिसका वैल्यू हमें पता नहीं, वो एक वायर दे दिया गया है तुम्हें, इसका रेजिस्टेंस निकालो, और मीटर ब्रिज दे दिया गया है तुम्हें, इस तरह निकालना है। ये प्रैक्टिकल्स में भी है तुम्हारे 12th क्लास के। सो ये एक अननोन रेजिस्टेंस वायर है जो तुम्हें निकालना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। इसमें क्या किया गया है, व्हेन जब ये पॉइंट से जॉकी तक जो गाल्वानोमीटर के थ्रू जो गया है, तो फिर क्या करना है कि यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस डालना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन AB के ऊपर स्लाइड करना है इस जॉकी को। जॉकी मतलब एक टिप की तरह होता है, जहाँ से हम स्लाइड करके वो आगे पीछे कर सकते हैं। उसी तरह ये क्या किया गया है कि हम यहाँ से स्लाइड करते करते एक ऐसा पॉइंट में आएंगे जहाँ पे गाल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, मतलब 0 होगा। इसका मतलब Ig, current through the galvanometer, Ig is equal to 0 according to Wheatstone bridge. When Ig is equal to 0, it is called balanced condition. In that condition P by Q is equal to R by S. तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम कि ये एक रेजिस्टेंस है, इतना दूर पॉइंट A से पॉइंट J तक जो वायर है वो रेजिस्टेंस वायर को हम ले लेते हैं RAJ। ओके, और पॉइंट B से पॉइंट J तक जो बाकी जितना वायर रह गया उसका रेजिस्टेंस को ले जाते हैं RJB। ओके, सो लेट दिस वन बी द P एंड दिस वन बी द Q
and this one be the R and this one be the S. Then according to Wheatstone bridge, when Ig is equal to 0, गाल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, तो P by Q is equal to R by S. So R by X is equal to RAJ divided by RJB. Now that is equal to, हम जानते हैं कि R is equal to रो L by A, R is equal to रो L by A. तो फिर RAJ की जगह R इंटू उसका लेंथ AJ डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू रो उसका लेंथ AJ डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A होता है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, RAJ के जगह रो AJ डिवाइडेड बाय A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. उसी तरह RJB की जगह हम लिख सकते हैं RJB डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो फिर क्या होगा, रो कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा कि रो कैंसिल हो गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल हो जाएगा. तो फिर क्या निकल के आएगा, उसका सिर्फ दोनों का लेंथ, दैट इज AJ डिवाइडेड बाय JB. सो वी कैन से R बाय X इज इक्वल टू AJ डिवाइडेड बाय JB. सो दैट इज इक्वल टू R बाय X इज इक्वल टू AJ का लेंथ है L और JB का लेंथ है 100 माइनस L. तो फिर हमें क्या निकालना है, X का, ये X है अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें निकालना है. सो X इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L, R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L. नाउ पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, मीटर ब्रिज में जैसे हम एक वायर AB लिए थे 100 सेंटीमीटर वाला, इसमें 4 या 6 लेयर लिया जाता है, 8 लेयर भी लिया जाता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 लेयर वाला हम पोटेंशियोमीटर लिए हैं जिसका टोटल लेंथ है 400 सेंटीमीटर. ये 0 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर. ये RH मीन्स रियोस्टाट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. उसी तरह का रेजिस्टेंस को कहा जाता है रियोस्टाट. ओके, इसी तरह एक अरेंजमेंट किया गया है और पॉइंट A से एक जॉकी लिया गया है, जो जॉकी ये रेजिस्टेंस वायर के ऊपर हम स्लाइड कर सकते हैं. और जहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसी जगह उसी टाइम से हम क्या करेंगे, लेंथ ले जाएंगे. जहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे हो गया हमारा 0 डिफ्लेक्शन, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले जाएंगे हमारा L सेंटीमीटर और बाकी सब लेंथ को ले जाएंगे 400 माइनस L सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू रो L बाय A. सो I इंटू रो L बाय A, I इंटू रो L बाय A. सपोज इफ करंट I इज constant, area cross sectional area of these wire are constant and the material of these 4 are same material, then its resistivity will also be same. So resistivity, current and area, if resistivity, current and area will be constant, I resistivity rho and A constant, then length V is directly proportional to L. Then we can say V is directly proportional to L, or V is equal to KL, or V by L is a constant. Okay, and when we draw a graph between V versus L, it will be a straight line. It will be a straight line. So the potential difference we can now say, we can say V is directly proportional to L. So the potential difference across any length of a wire of uniform cross section, uniform composition is proportional to its length, that is L, when a constant current flows through it. तो फिर यहाँ पे current, cross sectional area and same material, that is uniform composition. Composition, क्रॉस सेक्शन और करंट कांस्टेंट रहने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ EMFs यूजिंग पोटेंशियोमीटर. सपोज हम क्या चाहते हैं, 2 EMF E1, ये है पोटेंशियोमीटर. हम क्या करना चाहते हैं कि 2 सेल्स के और बैटरी के EMF को कंपेयर करना चाहते हैं, कौन बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है, कौन और किसका कम. तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे
एक बैटरी ले गए E1 बैटरी, ओके, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू गाल्वानोमीटर से लेके जॉकी तक एक वायर ले गए। और उसी तरह सपोज दिस एट दिस पॉइंट द गाल्वानोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, तो फिर ये हो गया हमारा लेंथ L1। कहाँ से? पॉइंट A से J1 तक हो गया हमारा लेंथ L1। सपोज सिमिलरली व्हेन वी पुट अनदर EMF ऑफ E2, ओके, ये E2 एंड दिस इज ए 3-way की, ओके, टू वे की। तो फिर क्या हो गया कि यहाँ पे जब ये 2-way की में क्या होता है कि हम जो भी चाहते हैं, मतलब सपोज यहाँ से करंट जाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और E2 को क्लोज करना चाहते हैं, तो फिर 2-way की के अंदर क्या कर सकते हैं कि एक की निकाल के सिर्फ E1 के अंदर के थ्रू करंट ला सकते हैं। अगर हम E2 चाहेंगे, E1 को क्लोज करना चाहेंगे, तो फिर और एक यहाँ से एक की निकाल के यहाँ से एक की निकाल के E2 के थ्रू करंट निकाल के यहाँ तक ला सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सपोज जब E1 के थ्रू करंट गया तो फिर J1 जो पॉइंट आया L1 लेंथ हमारा बैलेंस्ड लेंथ आया, उसी तरह E2 के थ्रू करंट में से L2 हमारा हो गया 0 to J2 लेंथ इज L2 हो गया हमारा बैलेंस्ड लेंथ। देन the balance point is obtained for the cell when the potential at a point on the potentiometer wire is equal and opposite to the EMF of the cell, ओके, ये दोनों से अपोजिट होगा, उसी टाइम पे ही हमारा बैलेंस लेंथ, ये हमारा मेन EMF है और ये दोनों को हम कंपेयर करने लाए हैं। जब एक EMF के थ्रू करंट पास होगा और इसका EMF इसका अपोजिट और इक्वल होगा, उसी टाइम में हमारा बैलेंस लेंथ L1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे L2 आएगा जब E2 और E का EMF इक्वल एंड अपोजिट होगा, पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट होगा, उसी टाइम पे बैलेंस लेंथ L2 आएगा। सो E1 इज इक्वल टू IR, E मतलब पोटेंशियल EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR, मीन्स I रो L1 बाई A, ओके, I रो L1 बाई A, R की जगह रो L बाई A ले गए। उसी तरह E2 इज इक्वल टू I रो L2 बाई A। अगर हम क्या किए हैं कि पिछले पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल जब देखे V इज इक्वल टू KL, V इज इक्वल टू KL, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I रो डिवाइडेड बाय A को K ले सकते हैं, यहाँ पे भी I रो डिवाइडेड बाय A को K ले सकते हैं। तो फिर E1 बाई E2 इज इक्वल टू K L1 डिवाइडेड बाय K L2, K गेट्स कैंसल और वी गेट E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नॉन डिफ्लेक्शन मेथड, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स इनफाइनाइट, thus potentiometer can be regarded as an ideal volt